कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर सेकंड जो कि 11th क्लास के बच्चों के लिए है। तो जिन्होंने अभी अभी 11th में एडमिशन लिया है और उनको इकोनॉमिक्स का ये भी नहीं पता है, तो उन सभी बच्चों के लिए एक तरीके से ये रामबाण इलाज है कि वो जो है इस वीडियो को देख करके इतना अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि वो अपनी क्लास में जो है सबसे टॉप पे रहेंगे जब भी उनसे सवाल पूछा जाएगा। तो मेरा बस यही एक मोटिव है कि आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊं जो कि आपको जानना ज़रूरी है और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ही भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। तो आप चाहे ऑफलाइन तो आज की जो सीरीज़ में हम सेंसस एंड सैंपल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं और इसकी प्रीवियस वीडियो होगी जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आपके राइट साइड में जो आइकॉन है उस पर दिख रहा होगा। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने ये बताया था कि कलेक्शन जो डेटा का करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। आज का भी जो टॉपिक है वो सेकंड चैप्टर का ही है, बट इसमें जो नेक्स्ट जो है इसलिए मैंने इसकी अलग वीडियो बनाई है क्योंकि सेंसस और सैम्पलिंग में ही इतना टाइम चला जाएगा कि वो चीज़ उसमें ऐड नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए और यहाँ से एग्ज़ाम को में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसका अलग से एज अ वीडियो में बनाने की एज अ प्रयास किया है। तो इसमें लिखा है कि जैसे अगर मैं बात करूं कि सेंसस होता क्या है, व्हाट इज़ द सेंसस, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अ सर्वे विच इंक्लूड एवरी एलिमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन इज़ नोन एज अ सेंसस। तो ये आप बहुत इजी लैंग्वेज लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि सेंसस में जो है वो सभी एलिमेंट को इंक्लूड किया जाता है जो पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हर एक कंट्री में सेंसस किया जाता है जिसे हिंदी में जनगणना कहते हैं और ये 10 साल में एक बार किया जाता है। तो इसीलिए ये करना ज़रूरी भी होता है जिससे आपको पता भी चलता है कि किस कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है और इनकम के रिगार्डिंग भी पता चलता है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पता चलता है क्योंकि हम वो सारे एलिमेंट को इसमें इंक्लूड कर लेते हैं जो जो चाहिए होता है। तो कह रहा है if certain agency are interested in studying in the total population in India, they have to obtain information from all the household in rural and urban area। इसमें क्या किया जाता है कि जो लोग शहर में रह रहे हैं, क्योंकि अर्बन को शहर कहते हैं और रूरल को एज अ विलेज कहते हैं, तो वो सारे लोग जो विलेज और सिटीज़ में रह रहे हैं उन सब से सारी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट किया जाता है। और ये जो है जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा, ये एमसीक्यू का पॉइंट बन सकता है कि साल में 10 साल में एक बार किया जाता है, तो ये आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कह रहा है आगे इसमें और भी कहानी है क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में लिखने पड़ेंगे। अगर आपसे पूछता है कि एक्सप्लेन सेंसस और ये सेंसस किया क्यों जाता है, तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन को जो है एज अ कलेक्ट किया जाता है जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, ठीक है। पर्सनल डिटेल नहीं, लेकिन हाँ वो सारी इन्फॉर्मेशन जैसे आपका नाम, आपके घर में कितने लोग हैं और उनमें से कितने कमाते हैं, यानी कितने लोग वर्किंग है, कितने अनवर्किंग है, कितने स्कूल जाते हैं, कितने स्कूल नहीं जाते हैं, ये सारी चीज़ें उनमें पूछी जाती है। तो इसीलिए इससे क्या पता चलता है, यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा है कि कवरिंग ऑल हाउस होल्ड इन इंडिया, डाटा ऑफ बर्थ, डेथ रेट, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साइज़ ऑफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ईटीसी, यानी ये सारी चीज़ें एक सेंसस के थ्रू किया जाता है। लास्ट जो सेंसस था वो किया गया था 2011 में, और अगर 2011 में किया गया था तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं 10 ईयर बोलूँ तो वो तो फिर आपका 2021 होना चाहिए था। बट कोविड के अकॉर्डिंग जो है इस सेंसस को जो है बीच में रोक दिया गया और अब 2026 में इसको दोबारा किया जाएगा। तो आप इससे पता कर सकते हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग
कह रहा है कि 2011 के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन पता चली कि इंडिया में 1 to 1.0 करोड़ लोग हैं, और उसमें ये सारी डिटेल्स मेंशन है, एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं, हालांकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। बस जो इम्पोर्टेंट है वो ये सेंसस के अकॉर्डिंग है, ये डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे कि सेंसस होता क्या है और इसके रिगार्डिंग क्या चीज़ इसमें इन्फॉर्मेशन ली जाती है, क्या नहीं ली जाती है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड की जाती है। अब कह रहा है कि पॉपुलेशन एंड सैंपल का क्या रिलेशन है, तो मैं कहूँ पॉपुलेशन और द यूनिवर्स इन स्टैटिक्स मीन द टोटलिटी ऑफ आइटम अंडर द स्टडी, या द पॉपुलेशन और द यूनिवर्स इज़ अ ग्रुप विच द रिज़ल्ट ऑफ द स्टडी इंटेंट अप्लाई। तो कहने का मतलब पॉपुलेशन कह लो, द यूनिवर्स कह लो, इसका मतलब है टोटल आइटम अंडर द स्टडी, यानी जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, जिनके ऊपर हमें स्टडी करना है, उनमें जितने भी लोग कवर हो सकते हैं जिन पर हम स्टडी कर रहे हैं टोटली, उन सभी को हम पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहते हैं, ठीक है, जिन पर हमें स्टडी करना है। तो इसीलिए हम इसमें जो है चीज़ों को पढ़ेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो और क्या चीज़ हो सकती है इसमें पढ़ने के लिए जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो अब सबसे पहला सवाल ये होता है कि चलिए आपने सेंसस पढ़ लिया, तो नेक्स्ट जो होता है कि आपका सैम्पलिंग क्या होता है, ठीक है, सैम्पलिंग एज अ क्या होता है। तो कह रहा है यहाँ पर सैंपल के बारे में लिखा हुआ है, आपने सेंसस पढ़ लिया तो अब आप थोड़ा सा सैंपल के बारे में भी पढ़िए। कह रहा अ सैम्पल रेफर टू ग्रुप ऑफ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज़ डिटेन। हम क्या करते हैं, एक छोटे से ग्रुप से जो है डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसी सैंपल के बिहाफ पे जो है हम वो सारी डिटेल निकाल लेते हैं। आप ऐसा एग्ज़ाम्पल समझिए, मैंने एक एग्ज़ाम्पल इस तरीके से दिया था कि जैसे आपके घर में आपकी मम्मी जब चावल बनाती हैं तो चावल का एक दाना चावल में से निकालती है और फिर उसे हाथों से चेक करती है, और चेक करने के बाद अगर वो दाना पक जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि वो सारे चावल पक गए, और अगर वो दाना अगर नहीं पकता या कच्चा रह जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि चावल अभी कच्चे हैं। तो हमने सिर्फ सैंपल के तौर पे कुछ चावल निकाले थे और उसी पे हमने ये जज कर लिया कि उसमें जितने भी चावल हैं वो पके नहीं हैं या पक गए हैं, वो डिपेंड टू। तो ऐसे ही सैंपल होता है कि सैंपल में हम छोटे ग्रुप को लेते हैं और उस छोटे ग्रुप से हम एक स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद हम उसके रिगार्डिंग जजमेंट देते हैं पॉपुलेशन में से, ठीक है। कह रहा गुड सैंपल इज़ जनरली स्मॉलर दैन द पॉपुलेशन, यानी जब भी हम सैंपल करेंगे तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन से कम होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन में तो बहुत सारे ग्रुप आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो हम बहुत सारे लोगों पे तो स्टडी या सैंपल नहीं निकाल सकते। सैंपल के लिए कहीं ना कहीं हमें स्मॉल ग्रुप चाहिए, ठीक है, और सिमिलैरिटी होनी चाहिए सब में। और उसके बाद यहाँ कह रहा है कि एंड इज़ कैपेबल प्रोवाइडिंग रीजनेबली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन एंड मच लोअर कॉस्ट एंड शॉर्ट टाइम। इसमें का टाइम भी कम लगता है, खर्चा भी कम आता है और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये होता है सैम्पलिंग के बारे में। अब सैंपल कितने टाइप्स के होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कितने टाइप के सैम्पलिंग में सबसे पहला आ जाता है आपका रैंडम सैम्पलिंग। इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली में रैंडम सैम्पलिंग है क्या। तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी चीज़ रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। आप कहोगे सर ये रैंडमली सिलेक्ट करने का मतलब, यानी हमने कोई भी एज अ प्रिपरेशन नहीं किया, हमने लोगों को खड़ा किया। आप ऐसे कह दो कि जैसे अगर हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल भी दिए हुए हैं कि जब हम कोई भी चीज़ रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, कि लिखा है यहाँ पे कि पहली चीज़
कि इन अ रैंडम सैम्पलिंग एवरी इंडिविजुअल हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ठीक है, सबके चांसेस होते हैं कि इसमें सेलेक्ट हो जाए। जैसे सपोज़ करो हमने किसी एक गांव में 300 घर हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, और उसमें से हमने रैंडमली 30 घर को चुन लिया। हम पहले से सोच के नहीं गए थे कि हम इस घर को लेंगे या इस घर पे सर्वे करेंगे या इस घर पे सर्वे, नहीं, हमने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया कि चलिए एक घर ये ले लीजिए, एक उधर से ले लीजिए, एक इधर से ले लीजिए। ये रैंडमली होता है। तो रैंडमली का मतलब होता है इसमें सभी के चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के। ठीक है, अब जैसे कि अभी आपके एग्ज़ाम भी अगर होते हैं तो देखा होगा गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें भी क्या है, रैंडमली तो है कि उसमें एग्ज़ाम देंगे, जो अच्छा प्रिपेयर करेगा उसको एज अ प्रॉपरली अच्छे मार्क्स लाएगा तो उसी का सिलेक्शन होगा। ऐसा थोड़ी है कि पहले से सोच के बैठे हुए हैं कि नहीं जी इसी का एग्ज़ाम पास होगा, इसके अलावा किसी और का पास नहीं होगा, तो ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं है। तो इसीलिए ऐसे सैम्पलिंग को हम जो है रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, थोड़ा सा काम आ गया था, तो इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब आप समझ गए हैं कि जब आप कोई भी चीज़ रैंडमली सिलेक्ट करते हो और आपको उसके बारे में नहीं पता होता और सबके इक्वल चांस होते हैं कि कोई सा भी इसमें हो सकता है। जैसे कि इसमें अगर मैं इसकी मेथड की बात करूं तो इसमें कह रहा है कि इसमें जो रैंडम सैम्पलिंग के जो मेथड हैं उसमें लॉटरी आ सकता है। लॉटरी मेथड को हम रैंडम सैम्पलिंग के अंदर काउंट करते हैं। तो कहोगे सर ये लॉटरी मेथड में क्या होता है? लॉटरी में अगर आपने देखा होगा कि सभी लोगों का जो है स्लिप पे नाम लिख करके एक बॉल में डाल दिया जाता है और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि उसमें से एक आपने पर्ची निकालनी है। तो उस पर्ची में से किसी का भी नाम आ सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी उसी का ही नाम आएगा जब तक सारी पर्ची में एक नाम ना हो। तो इसीलिए जो लॉटरी मेथड है वो रैंडम सैम्पलिंग का ही एक एज अ एग्ज़ाम्पल है कि इसमें भी जो है जब हम किसी का नाम निकालते हैं तो चांसेस होते हैं कि सबके इक्वल चांस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो है इसका जस्ट अपोजिट है। रैंडम सैम्पलिंग में हमें नहीं पता होता कि कौन सेलेक्ट होगा कौन नहीं, लेकिन नॉन रैंडम सैम्पलिंग में हमें पता होता है कि हमें किस घर को सर्वे करना है, किस घर को सर्वे नहीं करना है। ये पहले से ही जो है डिसाइड होता है कि हमें इस घर को लेना है और इस घर को सिलेक्ट करना है और इसको इसमें लिखा हुआ है, ये रहा, ये मैं नहीं बोल रहा, आपको ये बुक में भी मिल जाएगा ये कि यू हैव डिसाइडेड विच हाउस इज़ टू बी सिलेक्टेड एंड रिजेक्टेड। यानी आपको पता होता है कि किसको आपने सेलेक्ट करना है और किसको सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे अगर आपका फ्रेंड का कोई घर होगा तो आप पहले से सिलेक्ट कर लोगे कि हाँ जी इस वाले को जो है आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एरर के रिगार्डिंग। ठीक है, एरर भी इसमें पूछा जाता है और मेरे ख्याल से अब तो इसमें कुछ है नहीं बचा। यस, एरर है और दूसरा इसके बारे में है जो कि है सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSSO। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि जो आपका सैम्पलिंग कलेक्ट करते समय क्या क्या एरर आता है, तो इस एरर को हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सैम्पलिंग एरर कह रहा है कि सैम्पलिंग एरर में आपका क्या क्या एज अ एरर दिख सकता है, तो वो यहाँ पर मेंशन है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। कह रहा पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू हैज़ टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक विच ऑफ द रिलेवेंस हेयर। फर्स्ट द सेंट्रल टेंडेंसी विच मे बी मेजर बाय द मीन एंड द मीडियन
or the mode, and second are measured by calculating standard deviation of range etc. तो कह रहा है द पर्पज सैम्पलिंग गेट द वन और मोर एस्टिमेटेड ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैम्पलिंग एरर रेफर टू द डिफरेंट बिटवीन द सैम्पल एस्टिमेट। यानी जब भी हम कोई भी डेटा कलेक्ट करने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं एरर के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए हमें वो चेक करना है कि वो कौन कौन से एरर होते हैं जो यहाँ पर जो है आपके सामने आ सकते हैं। तो सबसे पहले एरर की बात करें तो यहाँ पर आपने बस डायरेक्ट यहाँ से देखना है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि आपका नॉन सैम्पलिंग एरर आर मोर सीरियस नॉन सैम्पलिंग एरर आर मोस्ट सीरियस देन सैम्पलिंग एरर, और then the sampling error, because of sampling error can be minimized by taking a large sample, and it is difficult to minimize non-sampling error. Even by taking a large sample, even a census can contain non-sampling error। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ है जो नॉन सैम्पलिंग एरर है वो एक मोर सीरियस जो है देन सैम्पलिंग एरर से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मिनिमाइज़ द टेकिंग लार्ज सैम्पल। इसमें हम जो है लार्ज सैम्पल को कहीं ना कहीं मिनिमाइज़ करते हैं, हमें ज़्यादा सैम्पल लेने की ज़रूरत नहीं होती, हम थोड़े से सैम्पल में ही जो है इस चीज़ को कलेक्ट करते हैं। तो इसमें किस किस टाइप के एरर आते हैं जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है वो एक बार देख लेते हैं, ताकि इतना ज़्यादा आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सैम्पलिंग बाइस, यानी सैम्पलिंग बाइस ऑकर व्हेन द सैम्पलिंग प्लान इन सच दैट सम मेंबर of the target population could not possibly include in the sample। यानी जब आप कोई भी सैंपल पहले से डिसाइड कर लोगे, टारगेट रहेगा कि आपने इन्हीं में से सैंपल को निकालना है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ये प्रॉब्लम एरर आ सकता है, क्योंकि आप पहले से ही सोच के बैठे हो कि आप इन्हीं सैंपल को कलेक्ट करना है, इन्हीं पॉपुलेशन में से। जैसा अभी मैंने कहा कि अगर आपको आपके दोस्त का घर पता है और आपको सर्वे करने का बोले तो सबसे पहले आप अपने दोस्त का ही घर जो है सिलेक्ट करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको उसका घर भी पता है, उसके बारे में भी पता, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ से शुरू करो। तो एक तरीके से सैम्पलिंग बायस आ जाता है। दूसरा कह रहा है नॉन रिस्पॉन्स एरर, यानी कि नॉन रिस्पॉन्स occur if an interviewer is unable to contact a person listed in the sample and person from the sample refuse to respond। यानी आपने कोई भी सैंपल कलेक्ट किया है, किसी भी हाउस को अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है कि हमें इसका सर्वे करना है, और जब आप उन्हें वहाँ पे बुला रहे हो अपने ऑफिस में या कहीं भी, तो वो रिफ्यू कर रहे हैं आने के लिए कि भाई हम नहीं आएंगे आपके यहाँ, हम कोई भी डेटा आपसे शेयर नहीं करेंगे, तो वहाँ पर आपको एक एरर देखने को मिल सकता है। उसके बाद कह रहा है एरर इन डेटा एक्विजिशन, यानी जब भी आप कोई डेटा को लोगे या कलेक्ट करोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डेटा एरर आ जाता है। ठीक है ना, अब चाहे वो क्वांटिटी हो, जैसे अगर मेरे को रिकॉर्ड करना था 13 और कर दिया मैंने 31, तो ये कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग मिस्टेक हो सकता है, जो कि आपके डेटा एरर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSSO। तो आगे यहाँ पर लिखा है कि सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSSO का क्या मतलब है। तो मैं आपको बता दूँ, NSSO जो है ये सेंसस को कलेक्ट करता है, यानी सेंसस मेथड के अकॉर्डिंग यही काम करता है। तो देयर आर सम एजेंसी बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल टू कलेक्ट द प्रोसेस टेबुलेट एंड स्टैटिकली डेटा। सम ऑफ एजेंसी एट द नेशनल लेवल आर सेंसस ऑफ इंडिया। तो ये कुछ एजेंसी हैं जो नेशनल लेवल पे काम करती हैं, जिसका नाम यहाँ पर मेंशन है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सबसे पहला सर्वे एजेंसी है वो है नेशनल सैंपल सर्वे। उसके बाद दूसरा है NCSO यानी सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टरेट जनरल कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिक यानी DGCIA। ये सारे जितने भी हैं ये सारे कहीं ना कहीं डेटा कलेक्ट करते हैं।
तो कह रहा द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड द मोस्ट कंप्लीट एंड कॉन्टीन्यूअस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन एंड द सेंसस इज़ बीइंग रेगुलरली कंडक्टेड एवरी 10 ईयर, ये हमने ऊपर पढ़ा है। और जो फर्स्ट हुआ था, ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वो कब से शुरू हुआ था, तो 1881 से हुआ था। और इंडिया जब आज़ाद हुआ था उसके बाद जो है पहला 1951 में हुआ। और द सेंसस ऑफिशियली कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन सच एज द साइज, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, माइग्रेशन, रूरल अर्बन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब बात करते हैं कि एनएसएस का क्या रोल है। तो एनएसएस वाज स्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंडक्ट द नेशनल वाइड सर्वे ऑन सोशो इकोनॉमी इशू। ठीक है, तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इस्टेब्लिश किया था, किस चीज़ के लिए, ताकि वो सारे वाइड एरिया पे जो है सर्वे कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करके जो है सर्वे कर सके। एंड द डेटा कलेक्टेड बाय एनएसएस आर रिलीज थ्रू द रिपोर्ट्स एंड इट्स क्वार्टरली जर्नल एंड सर्वेक्षणा एंड एनएसएस प्रोवाइड द पीरियोडिक एस्टीमेट ऑफ लिटरेसी, स्कूल इनरोलमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड कराती है। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, एंटरप्राइज एंड मोबिलिटी, मैटरनिटी, चाइल्ड केयर, ये सारी चीज़ें इनमें जो है प्रॉपरली की जाती है। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि एनएसएस का क्या रोल होता है, कि किस किस तरीके से जो है ये सारे सर्वे किए जाते हैं और इनमें इन सभी चीज़ों का पता लगाया जाता है। तो आई होप आपको जो है ये गवर्नमेंट एजेंसी के बारे में समझ में आया होगा। आपको बस मेन फोकस करना था कि सेंसस क्या होता है और सैम्पलिंग क्या होता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि सेंसस में हम सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं, बट सैम्पलिंग में जो है सिर्फ छोटा ग्रुप लेकर के हम उसमें स्टडी करते हैं। तो आज की वीडियो में इतनी कहानी थी जो कि आपको जो है बतानी थी। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे ताकि चीज़ें और आसान हो जाए। बाकी अगर आपके पास राइटर्स की बुक है तो उसमें और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में जितनी कहानी थी वो मैंने आपको बता दी है।